मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। मैं राजीव रंजन सड्डा से आप सभी का ग्रैंड वेलकम। जैसा कि आप लोगों के सामने मैंने परसेंटेज चैप्टर को उठाया था और मैंने आप लोगों के सामने एक सीरीज स्टार्ट किया है जीरो से हीरो। तो इस सीरीज़ में मैंने 2 वीडियो आप लोगों के सामने दिया है। आशा है कि आप लोगों ने उसे पसंद किया होगा। आप लोगों के कमेंट्स मुझे बता रहे हैं कि आप लोगों ने वाकई इसको बहुत ही पॉजिटिवली लिया है। तो आज उसी सीरीज़ का अगला वीडियो आप लोगों के सामने मैं ला रहा हूँ, यानी कि परसेंटेज का पार्ट 3। तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। मेरा इसका पहला क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या 8000 है। इसमें पुरुषों की जनसंख्या में 6% और महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो गई और इस वृद्धि के बाद पूरे शहर की जनसंख्या बढ़कर 8000 से 8600 की हो गई। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उस शहर में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है। ये क्वेश्चन एक्चुअल मिक्सचर एलिगेशन से भी रिलेटेड है। मिक्सचर एलिगेशन में हम लोग देखते हैं कि 2 चीज़ों को जब बात की जाती है और उसका एक मिक्स्ड वैल्यू हमारे सामने आ सकता है, तो इसे हम मिक्सचर एलिगेशन के थ्रू बना सकते हैं। तो हम देख सकते हैं हमारे पास 2 तरह की चीज़ें हैं, एक पुरुष और एक महिला। पुरुष की जनसंख्या में वृद्धि का परसेंटेज हमारे पास है, महिला की परसेंटेज वृद्धि हमारे पास है, लेकिन टोटल जो वृद्धि हुई है उसे परसेंटेज में हमें नहीं पता। तो अगर हम परसेंटेज वृद्धि उसमें निकाल लेते हैं तो इसको मिक्सचर एलिगेशन से अवश्य ही बना सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम देखें जनसंख्या की वृद्धि कितना है हमारे पास। नई जनसंख्या 8600, पुरानी जनसंख्या 8000, दैट मीन्स कि 600 जो है वो जनसंख्या की वृद्धि है। अब ये 600 की वृद्धि किस डाटा पर है, तो प्रारंभिक डाटा 8000 पे है। तो इसको परसेंटेज में हम कन्वर्ट कर दें, 600 × 100 बटा 8000, (15/2) या कह सकते हैं 7.5%। अब हम तीनों ही डाटा को परसेंटेज में देख पा रहे हैं। इसमें पुरुषों की जनसंख्या 6%, महिलाओं की जनसंख्या 10% और ओवरऑल जनसंख्या वृद्धि 7.5% की है। लिखने का तरीका, फर्स्ट का डाटा, सेकंड का डाटा और मिक्सअप वैल्यू यानी एवरेज वैल्यू का डाटा, इन दोनों का डिफरेंस। अब इन दोनों को अगर हम रेशियो में बनाएं, दोनों के बाद डेसिमल के बाद 1 डिजिट है उसको हम उड़ा देते हैं। 5 से आप देख सकते हैं दोनों ही कट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 5:3 का रेशियो में दोनों हैं। कौन दोनों? तो यहाँ वे दोनों पुरुष और महिला के रूप में हैं। अब सवाल है, मैंने 10 से घटाया था इसको, 10 था महिला की जनसंख्या, लेकिन ये डाटा जो है 6 के नीचे आ गया। 6 डाटा बताता है पुरुषों का। तो महिलाओं से घटाएंगे डाटा बनेगा पुरुष का, पुरुष से घटाएंगे डाटा बनेगा महिला का। तो अब हम चलें, हमें किस डाटा से निकालना है? पुरुषों की जनसंख्या। तो अगर हमसे जनसंख्या के बारे में बात कर रहा है तो कोई तो जनसंख्या हमारे क्वेश्चन में होगा। तो जनसंख्या है हमारे पास 8000। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो दोनों को, यानी 5 और 3 8 को। हमें किसका रिपोर्ट चाहिए? तो हमें रिपोर्ट चाहिए पुरुषों का। पुरुष यानी कि 5 का रिजल्ट चाहिए, तो 5 से मल्टीपल कर दीजिए, यानी ये डाटा हो गया 5000। ये शो करता है कि उस शहर में पुरुषों की जनसंख्या थी 5000। अगर महिला का पूछा गया होता तो सारा डाटा हम सेम वर्क करते, सारा प्रोसेस सेम होता, लेकिन यहाँ 5 की जगह हम निकालते 3 का, क्योंकि महिलाओं की जनसंख्या 3 के थ्रू रिलेट किया गया है। ठीक है, इसी को विदाउट परसेंटेज चेंज किए भी हम लोग ये काम कर सकते थे। तो चलिए यहाँ तक हम पहुँचाते हैं, उसके बाद का डाटा तो वही करना है। तो हम चलते हैं, जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है? ओनली 600। यदि सारी की सारी वृद्धि पुरुषों की होती तो 8000 का 6% यानी कि 480। यदि सारे डाटा में वृद्धि महिलाओं की हुई होती तो 8000 का 10% यानी कि 800 होता। लेकिन आपका क्वेश्चन कहता है कि डाटा में वृद्धि हुई है 600। अब यहाँ अगर हम डिफरेंस निकालते हैं, जो यहाँ निकाले थे, बस अंतर क्या है, यहाँ हमने परसेंटेज का यूज़ किया था, यहाँ हमने डाटा का यूज़ किया है 120। अगर आप देखें 0 0 कट हो रहा है, 4 × 12, 4 × 5 20, यानी कि अगेन 5 3 में आ गए हम। इसके बाद का डाटा यूज़ तो हमें यही करना है। तो ध्यान रखेंगे हमारे पास 2 रास्ते थे और एक रास्ता बिल्कुल सरल उपाय है, डायरेक्टली हम लोग अप्रोच करते हैं इसमें
ओरल। अब ओरल चलते हैं। क्या करना था हमको? हमें चाहिए जनसंख्या वृद्धि पुरुषों का, तो हम मान लेंगे कि सारे के सारे डाटा महिलाओं का है। तो 8000 का 10% कितना होता है? 800 है ना। 8000 का 10% 800 होता है। तो 800 हमारे अकॉर्डिंग बढ़ता कब? यदि सारे डाटा होते महिलाओं के। लेकिन हमारा क्वेश्चन का डिमांड है कि ये डाटा है 600 मात्र। तो 800 और 600 का डिफरेंस कितना हो गया? ये डाटा का डिफरेंस हो गया 200। ये डिफरेंस क्यों हुआ? ये डाटा का डिफरेंस क्यों हुआ? क्योंकि हमने पुरुषों को भी महिला मान लिया। तो पुरुषों में 6% ही बढ़ा था, महिला में 10% बढ़ा था। इसका मतलब 6% तक तो दोनों ही चलते हैं, लेकिन 6 से जो एक्स्ट्रा हो गया वो आपका एरर हो गया। ये एरर हो गया 10 और 6 का डिफरेंस 4% का। इसका मतलब हो गया कि 4% का रिजल्ट हो गया 200, और हमें किसका रिजल्ट चाहिए? पूरा का पूरा उसका 100% का रिजल्ट। अब इसको कट कर सकते हैं आप। 4 × 20 50, तो वाट इक्वल टू 50 × 100 यानी कि 5000। ये डाटा आपकी ओरल डील हो सकती है। तो आपके पास 3 रास्ते मैंने दिया। एक्स वाई मानकर भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन एक्स वाई हमेशा ही टाइम टेकिंग है। तो यहाँ पर टाइम को बचाते हुए जो काम हम कर सकते हैं उस पर ध्यान देंगे। या तो हम परसेंटेज को यूज़ करें, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, पूरी डाटा को कन्वर्ट करके करें, इसमें भी टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर आप डायरेक्ट अप्रोच में लेते हैं, ओरल आप कैलकुलेशन करने में सक्षम है, ये तो खैर और भी बेहतर है। सवाल है, किसी कोचिंग में गणित एवं रीजनिंग की परीक्षा ली गई। यदि 40% विद्यार्थी गणित में, 30% विद्यार्थी रीजनिंग में और 10% दोनों ही विषय में फेल हो गए, तो आपसे सवाल है कि कुल कितने प्रतिशत छात्र दोनों ही विषयों में पास हुए हैं। ध्यान रखिए, आपका डाटा बात कर रहा है फेल का, और आपसे पूछा गया डाटा है पास का। ये क्वेश्चन सेट थ्योरी का होता है। सेट थ्योरी में एक फॉर्मूला रन करता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ ए और बी दो नाम है जिन चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। जैसे मेरे क्वेश्चन में बात हो रही है मैथ और रीजनिंग की, तो ये एक डाटा मैथ को रिप्रेजेंट करेगा और एक डाटा रीजनिंग को। ये डाटा ए इंटरसेक्शन बी के रूप में जाना जाता है, जो दोनों ही विषयों को कॉमन डाटा को इंडिकेट करता है। यानी मैथ और रीजनिंग दोनों में जो होंगे उनकी डाटा को ये रिप्रेजेंट करेगा। और ये ऐसे लोगों को जो या तो मैथ में या तो रीजनिंग में या फिर दोनों में, अगर फेल की बात कर रहा है तो फेल का डाटा टोटल होगा, और पास की बात की जाएगी तो टोटल डाटा पास का आएगा। तो चलें, यहाँ चूंकि ये भी डाटा फेल को, ये भी डाटा फेल को और ये भी डाटा फेल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये तीनों ही डाटा एक ही तरह का चीज़ है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली इसका यूज़ कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ ए 40%, नंबर ऑफ बी 30%, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन 10%। 40 और 30 70 से 10 गया 60। ये सारे डाटा चूंकि परसेंटेज में, इसलिए टोटल डाटा हो गया 60%। ये डाटा फेल को रिप्रेजेंट करा, इसका मतलब ये भी फेल को रिप्रेजेंट करेगा। अब आप सोचिए, चाहे ये सिंगल में फेल है, ओनली मैथ में हो, चाहे ओनली रीजनिंग हो, चाहे दोनों में हो, है तो फेल ही। आपसे पूछ रहा है दोनों ही विषय में फेल, तो क्या इसमें सिंगल फेल को हम ले सकते हैं? कदापि नहीं, क्योंकि एक विषय ही वो फेल होंगे, पास होंगे। अगर हम दोनों फेल को लेते हैं तो वो तो पास हैं ही नहीं। इसका मतलब कि जो कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो चुके हों उस डाटा को हमें नहीं लेना है। और ये वही बता रहा है, चाहे मैथ में फेल हो अकेले, चाहे अकेले रीडिंग में हो, चाहे दोनों में हो, ये वो डाटा है। तो टोटल में से फेलियर के वो हटा दीजिए, बाकी बचा डाटा पास। तो टोटल परसेंट की बात हो रही है, इसका मतलब टोटल हमेशा 100 होता है। इसमें फेल के डाटा को हमने हटा दिया, ये डाटा बच गया 40%, जो हमारे रिक्वायरमेंट यानी कि पास के डाटा को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए, इस बार मेरा क्वेश्चन उम्मीदवार पर है, इलेक्शन पर है। इलेक्शन जिसमें हम सब भारतीय बहुत ही ज़्यादा जो है एग्रेसिव होते हैं, चलिए उसी पर चलते हैं। चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, टोटल 8000 मत डाल दिए गए, लेकिन इस 8000 में 20% जो मत थे वो अवैध हो गए। और विजेता जो था वो 55% मत लाया। सेकेंड जो पार्टी था, सेकेंड जो उम्मीदवार था, उसको प्राप्त मत जो है कितना परसेंट रह गया, बस यही आपसे डिमांड है। सॉरी, परसेंट बोल रहे हैं, कितना मत प्राप्त हुआ ये आपसे डिमांड किया गया।
तो इसके लिए कुछ टर्म्स कंडीशन होते हैं, पहले हम वो समझें। सबसे पहले रजिस्टर्ड मतदाता होते हैं, पंजीकृत मतदाता होते हैं। ये कौन होते हैं? वे सारे लोग जिनको कि हमने वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया है, यानी वो वोट देने के लिए आज के डेट में एलिजिबल हैं, उन्हें हम कहते हैं पंजीकृत मतदाता। तो यहाँ 8000 लोगों ने जब वोट डाला, इसका मतलब कि 8000 लोग पंजीकृत थे। लेकिन वो 8000 में 8000 पूरे के पूरे लोग वोट देने पहुँचते नहीं हैं। जो लोग पहुँचते हैं उपस्थित मतदाता, जो नहीं पहुँच पाए अनुपस्थित। लेकिन उस डाटा के बारे में आपके क्वेश्चन में जिक्र नहीं है। उसके बाद जिन लोगों ने वोट दिया, कुछ कारण ऐसा होता है जिसके कारण लोगों की वोटों की गिनती संभव नहीं होती है। तो यदि वोटों की गिनती संभव है तो उसको कहते हैं वैध मत। अगर वोटों की गिनती किसी वजह से नहीं की जा सके तो उसको कहते हैं अवैध मत। तो यहाँ 20% मत अवैध हैं। तो अगर अवैध हैं, इसका मतलब है कि जितने भी लोगों ने वोट कास्ट किया उसमें से 80% लोगों का वोट ही काउंटेबल होगा, काउंट की जा सकती है। अब जितने वोट काउंट होंगे उसी में तो हार और जीत भी होगा। जो विजेता है वैध का 55% मत लाया, टोटल का नहीं। अगर टोटल का बोला होता तो 8000 में ये 55 मिलता है ना, लेकिन वो 8000 में नहीं बोल रहा है, बल्कि 8000 से 20% हटा के जो बचा, यानी वैध जो मत था उतना में 55% मत लाया। तो दूसरा ने कितना लाया? अगर वैध के थ्रू बात करें तो वैध का तो 45% लाया, स्वाभाविक सी बात है ना। लेकिन अब आपसे पूछा है टोटल वोट बताइए, परसेंटेज नहीं। तो हम चलते हैं, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो थे 8000। इसमें 20% वोटों की काउंटिंग तो हुई ही नहीं, तो वोटों की काउंटिंग कितनी हो रही है? 80%। उसके बाद हमारे पास दो मतदाता हैं। ये जो वोट पड़ा इसमें दो उम्मीदवार हैं। एक लाया 55% तो दूसरा कितना लाया? 100 - 55 यानी कि 45%। तो हमें पूछ रहा है सेकेंड का मत, यानी कि 45% चाहिए। जितना भी वोट कास्ट किया गया है, जितना वोट दिया गया है उतना का 45% सेकेंड का मत है। तो ध्यान ही रखना है, नर्वस नहीं होना है। ये सारी बातें मैंने पिछले वीडियोस में आप लोगों को दिखाई थी। एपी मेथड का नाम देकर हमने इसे दिखाया था। तो यहाँ हम देखते हैं टोटल वोट से वैध अवैध को हमने निकाल लिया। वैध को लेकर आगे बढ़े। वैध में 2 आदमी आ गए। पहला का डाटा रखेंगे तो फर्स्ट का निकलेगा, सेकंड का डाटा रखते हैं तो सेकंड का निकल जाता है। लेकिन यहाँ हमसे सेकंड का पूछा है तो फर्स्ट निकाल कर कुछ नहीं करना है हमें। इसलिए अब रह गई बात इसका कैलकुलेशन का। ये हो गया 8 × 5 = 40, 4 × 8 = 32, 4 36 × 8, 8 × 6 = 48, 4 24, 4 28। मतलब कि सेकेंड जो आपके उम्मीदवार हैं उन्होंने मात्र 2880 वोट ही प्राप्त किए हैं। चलिए एक बार फिर से चुनाव पर आधारित क्वेश्चन आ गया। चुनाव में 2 उम्मीदवार अगेन हैं, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज जोड़ दिया हमने कि 5% लोगों ने अपने वोट को कास्ट किया ही नहीं। 5% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। अब इस बार वैध अवैध हमने गायब कर दिया है। जो विजयी हुआ उसने टोटल के 48% मत प्राप्त किए। टोटल के मतलब जितने वोट कास्ट हो रहे थे या जितने लोग रजिस्टर्ड थे, जितने लोग रजिस्टर्ड थे उनका 48% मत फर्स्ट को मिला। तो अब सवाल है सेकेंड को कितना मिला, ये देखना है। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? 3000 मतों से वो विजयी हो गया, यानी विजेता और सेकेंड उम्मीदवार दोनों के बीच वोटों का अंतर 3000 का है। और आपसे क्या पूछ रहा है? कुल कितने मत पड़े, है ना। कुल कितने मत पड़े मतलब कि रजिस्टर्ड कितने थे, नहीं कितने लोगों ने वोट डाला, यानी कितने लोग वहां प्रेजेंट थे। अब चले हम, अगर प्रेजेंट हमारा बात कर रहा है, सिर्फ प्रेजेंट का डाटा है, तो 5% का बहुत ज़्यादा यूज हमारे पास नहीं है। अब अगर हम टोटल डाटा को 100 मान लें, है ना, टोटल डाटा को हम 100 मान लिया, 5% लोगों ने वोट दिया ही नहीं, इसका मतलब हुआ मत कितना पड़ा है ना, उपस्थित कितने हैं, तो हम कह सकते हैं 100 - 5 यानी कि 95% लोगों ने वोट दिया। अब विजेता जो है वो कुल का 48% लाया। कुल मतलब 100 का, तो विजेता को मत कितना मिल गया? 100 का 48% डायरेक्टली कह सकते हैं 48, लेकिन वोट तो एक्चुअल 95 ही है।
95 में ही ना 48 चला गया। 100 तो वोट पड़ा ही नहीं, भले हम काउंटिंग में बता रहे हैं। ये बताने का तरीका है, टोटल का बात करिए या वैध का बात करिए, आप जो वोट उपस्थित मतदाता का है उसका कहें, लेकिन यहां पर आपका टोटल ने बोल दिया तो 100 का 48% मैंने 48 पहला को मिल गया, लेकिन टोटल तो काउंटिंग 95 की ही होनी है। तो सेकेंड उम्मीदवार को क्या मिलेगा, तो 95 माइनस 48 यानी कि 47%। अब हार जीत का जो अंतर हमारे क्वेश्चन में दिया है वो कितना है, आप देख सकते हैं। विजेता को 48 मिला, सेकेंड को 47 मिला, यानी कि 1% में हार जीत आ गया। लेकिन ये क्वेश्चन करा कि हार जीत हो रहा है 3000 मत से, इसका मतलब 1% का रिजल्ट 3000। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, कुल कितने मत पड़े या कुल कितने मत थे, कुल कितने मत पड़े। अगर पड़े कितना, तो 5% लोगों ने तो वोट दिया ही नहीं था, तो कितने मत पड़े हैं, 95%। अगर यही पूछता कि कुल मत कितने थे, कुल रजिस्टर्ड कितने थे, तो हम पूरा 100 को लेते, 100% का रिजल्ट कितना। तो यहां ये डाटा हो गया 95 इंटू 3000, यानी कि 3 × 5 = 15, 1 27 1 28, यानी कि 2,85,000 मत जो है वो पड़े हैं, यानी इतने लोग उपस्थित थे वहां पर। सवाल है, किसी विद्यालय में लड़का और लड़की 3-2 के अनुपात में, यानी बॉयज 3 तो गर्ल्स 2 हैं। इसमें कहता है कि लड़कों में 20% और लड़की में 30% को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, स्कॉलरशिप मिल रहा है इतने लोगों को। लेकिन हमारा क्वेश्चन है कितने % को स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती। यहां पर अगर 3 और 2 डाटा दिया है तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्ट अप्रोच करेंगे। पुरुष में 3, महिला में 2, यही है। अब लड़का लोग में 20% को छात्रवृत्ति अगर मिल रही है तो कितने % को नहीं मिल रही है। अगेन आप कह सकते हैं कि टोटल डाटा 100 में अगर 20% को मिल रही है, दैट मीन्स 80% को नहीं मिल रही है। किसका, लड़कों का। अब महिला में बटा 100 आप नहीं करेंगे। फिर लड़की में चले तो 30% को मिल रही है, कितनों को नहीं मिल रही है, सेम कंडीशन 100 माइनस 30 यानी 70। ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या पता लगेगा, इतने बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। अब कितना में, तो हमने इसी को तो टोटल डाटा लिया है, लड़का को 3 माने हैं, लड़की को 2 माने हैं, यानी टोटल 5 में। बस इसी को सॉल्व करना है। यदि आप 100 लिए होते तो यहां भी 100 होता, यहां भी 100 होता, इंटू भी 100 होता, यानी ये कट के समाप्त हो जाता है, इसलिए उस डाटा का यूज हम नहीं करें। 3 × 8 = 24 और 7 दूनी 14/5, 380/5, 5 × 7 = 35, 5 × 36। इसका मतलब हुआ कि छात्रवृत्ति नहीं पाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, लड़का लड़की मिलाकर वो टोटल है 76%। चलिए बंधुओं, यहाँ स्टूडेंट थे, आप लोगों ने पढ़ लिख लिया, इलेक्शन भी आप लोग लड़ गए, अब आप इनकम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स कौन देगा भाई, कोई तो हो जो टैक्स की बात करे, गवर्नमेंट के हाथ को मजबूत करे। तो यहाँ चलिए इस बार हम गवर्नमेंट के हाथ को मजबूत करने के काम में लग रहे हैं। एक कर्मचारी है जिसको साल भर में 1,20,000 रुपये की कमाई होती है, उसमें 40,000 रुपया से ऊपर जो उसकी इनकम है उतना पर उसे 15% टैक्स देना पड़ता है, लेकिन उसके साथ अतिरिक्त उसके 1,000 रुपया भी देना होता है। अब पूछ रहा है टोटल टैक्स उसे कितना पे करना होगा। सबसे पहले इस कंडीशन को थोड़ी सी समझे। 15% के अलावा 1,000, इसका मतलब क्या हुआ, ये 15% हम कहाँ दे रहे हैं, तो 40,000 से अधिक की राशि पे। लेकिन 1,000 हम किसका दे रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि 40,000 तक में आपका 1,000 रुपया बनता है, और 40,000 से ऊपर के एरिया में जितना भी आपकी इनकम होती है उसमें डायरेक्ट नहीं है, वो कैलकुलेटिव हो गया कि आप जितना भी एक्स्ट्रा कमा रहे हैं 40 के ऊपर, उसका 15% आपको पे करना ही है। तो यहाँ वो आदमी या तो 40,000 के अंदर कमाएगा या तो 40,000 से अधिक, 40,000 से कम कमाएगा तो सीधे 1,000 रुपया देकर हटाइए। लेकिन उसकी इनकम तो 1,20,000 है, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा भी है तो उस एक्स्ट्रा पर वो 15% देगा और प्लस
1000 देगा। तो टोटल जो टैक्स है उसका 1000, यानी प्रथम 40,000 तक, उसके बाद उसका बच गया 1,20,000 में 40,000 अगर हम हटा दें तो इतना का उसको देना है 15%। यही तो देगा टैक्स। 1,000 प्लस 80,000 का 15%। मैंने आपको शॉर्ट विधि बताया था, 10% का मतलब एक डाटा डेसिमल को लेफ्ट खिसकाइए और 1% का मतलब 2 डाटा को लेफ्ट खिसकाइए। तो अगर हम इसको 1% देखें तो 2 डाटा खिसका यानी 800 रुपया 1% को कवर करेगा। तो 15% मतलब 15 गुने 8, 120 पर 00, 120 पर 00 यानी कि 12,000 इसका और प्लस 1,000 रुपया इसका, यानी कि उसको टोटल 13,000 रुपये का टैक्स पे करना होगा। ध्यान रहे, टैक्स जो पेबल अमाउंट होता है वो एक अलग विषय है, हम लोग टैक्स पर भी वीडियो बनाएंगे। होता क्या है कि गवर्नमेंट एक सिंपल लिविंग स्टैंडर्ड को देखते हुए कुछ छूट का प्रोविजन रखती है, 2 लाख रुपए तक, 3 लाख रुपए तक, 5 लाख रुपए तक, और उसके बाद जब आप इनकम करते हैं उस छूट के बाद तो उस पर गवर्नमेंट अपना इंटरेस्ट लेती है, यानी टैक्स लेती है। तो वही टैक्स अब वहाँ पर भी कुछ छूट का प्रोविजन बनता है। तो वो छूट का प्रोविजन एक लंबा विषय है, एग्जैक्ट हम घुस जाएंगे वहाँ टैक्स में। यहाँ हम लोग परसेंटेज में छोटा सा रकम टैक्स का बनता है, बस छोटी सी रकम को देकर गवर्नमेंट के हाथ को मजबूत कीजिए, खुश रखिए, छोड़ दीजिए। केले के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। अब कोई कस्टमर है जो 80 रुपया खर्च करता है केला लेने में, लेकिन उस 80 रुपये में उसे अब 24 केला कम मिल रहा है। क्यों कम मिल रहा है भाई? आप 80 में जितना भी लिया करते थे वो सामान्य रेट पे मिलता था, लेकिन आज के रेट में 25% की वृद्धि हो गई। सवाल है, जो 25% बढ़ा, या तो आप अपनी जेब से उस 25% को उसे दे दीजिए और जितना आपकी खरीदने की चॉइस बनती थी खरीद लीजिए। लेकिन यदि आप 80 में बढ़ने के लिए तैयार नहीं हुए तो स्वाभाविक सी बात है, जितना चेंजिंग हो गया, जो रेट बढ़ा, उतना रुपए का माल वो कम करेगा, उतना रुपए का केला कम करेगा। और वही डाटा बता रहा है कि 24 केला उसने कम कर दिया। इसका मतलब जो रेट बढ़ा है उतना में उसको 24 केला मिलता। यही सिस्टम है। अब केले के मूल कीमत और वृद्धि के बाद का मूल्य दोनों ही आपको बताना है। सबसे पहले हम देखें 24 केला का जो बात है, 24 केला को अगर हम दर्जन में बोले तो 2 दर्जन बोल सकते हैं। चलिए अब चले हम खरीदारी करते थे 80 रुपए की, रेट में अंतर पड़ गया 25% का, तो फर्क कितने रुपए का पड़ा? 80 के 25% का, ये ना फर्क है। और इस फर्क में आपका क्या अंतर पड़ रहा है? तो 2 दर्जन का। मतलब कि ये जो डाटा बनेगा ये 2 दर्जन को रिप्रेजेंट करेगा। तो 1 दर्जन के लिए क्या होगा? 2 से डिवाइड कर दें, 25 चौका 4 दूनी 8 10, यानी कि 10 रुपये दर्जन। अब सवाल है, ये जो आपका 24 केला कम किया गया है वो कब कम किया गया? वृद्धि के बाद या वृद्धि से पहले? तो वृद्धि से पहले तो जरूरत ही नहीं, वृद्धि के बाद ये काम हुआ। इसका मतलब कि ये वृद्धि के बाद का मूल्य बनेगा। तो 10 रुपये प्रति दर्जन का जो रेट है वो मूल्य चेंजिंग के बाद। अगर वृद्धि हो रही है तो हम कहेंगे वृद्धि के बाद, कमी हो रही तो हम कहेंगे कमी के बाद। लेकिन आपसे मूल कीमत भी पूछी जा रही है। अब चले हम मूल कीमत पर थ्योरी लेते हैं। प्रारंभिक मूल्य परसेंटेज में जब दे रहा है तो प्रारंभिक मूल्य हम लेंगे 100%, और नया मूल्य जो है 25% वृद्धि के साथ हो गया, जो ये बता रहा है। तो 25% वृद्धि के साथ मूल्य कितना परसेंट हो गया? 100 प्लस 25 यानी कि 125%। और इस 125% का रेट कितना है? तो 10 रुपये दर्जन है। हमें क्या चाहिए? प्रारंभिक मूल्य यानी मूल कीमत। मूल का मतलब 100% का रिजल्ट हमें चाहिए। अब इसको कैलकुलेट करना है, 100 × 10/125, 25 चौका 25 25 5, यानी कि 8 रुपये प्रति दर्जन। इसका मतलब है कि पहले वो आदमी 8 रुपया प्रति दर्जन की दर से केला खरीद कर जाता था, लेकिन चेंजिंग हो गया, चेंजिंग हुआ तो 8 की जगह दाम हो गया 10 रुपये दर्जन, जिसके कारण से 2 दर्जन का लफड़ा हो गया, 2 दर्जन की कमी सहनी पड़ी। चलिए एक बार फिर महंगाई की मार हो रही है। चीनी का दाम 32% बढ़ गया, 32% इंक्रीज कर गया। लेकिन जो परिवार के लोग थे, जो खर्च करने वाले थे,
वो उतना खर्च करने के लिए तैयार नहीं थे। उन लोगों ने खर्च में कुछ कटौती कर दी, कुछ कटौती की, लेकिन ये कटौती के बाद भी उसको उतना में नहीं बनता, इसलिए वो 10% बढ़ने के लिए तैयार हो गया। पहले इस डाटा को, इसको हम समझें। अगर प्रारंभिक डाटा 100 रुपये केजी का था, अब नया रेट हो गया 132 का, क्योंकि 32% बढ़ गया। लेकिन कस्टमर क्या कर रहा है कि 10% बढ़ने के लिए एग्री है। किसमें? जो खर्च करता था उसमें। पहला खर्च उसका था 100 रुपये केजी, 100 रुपये केजी, अब वो 10% बढ़ गया। इसका मतलब 110 रुपया उसने खर्च करने का निश्चय कर लिया, लेकिन रेट तो हो चुका है 132। तो क्या वो 1 किलो ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। सवाल है, दुकानदार तो अवश्य कम करेगा। कितने का दाम का माल कम करेगा? 132 रुपया में अब 1 किलो मिलता है और आप देते हैं उसको 110 रुपया, तो वो कितने रुपए का सामान कम करेगा? 132 माइनस 110, नया रेट 132 और आप खर्च करने के लिए तैयार हो गए हैं 110, यानी कि 22 रुपये का वो सामान कम करेगा। अब अगेन सवाल है, किस रेट के अकॉर्डिंग कम करेगा? अभी जब हम काम करेंगे, अभी कैलकुलेशन करेंगे तो अभी के रेट के अनुसार, यानी 132 रुपया के अकॉर्डिंग वो 22 रुपये का सामान कम करेगा। लेकिन हमसे पूछ रहा है प्रतिशत कमी, मतलब कितने में? 100 में कितने परसेंट की कमी, 100 में कितने रुपए की कमी करेगा? 22 गुना 100 बटा 132, 22 छक 2 तिया 2 50, यानी कि 16.2/3% की उसने कमी कर दी अपने खर्च में। यहां हम सब जुगाड़ू टेक्नोलॉजी के शिकार हैं। जब भी रेट चेंज होता है, रेट बढ़ता है, तो हम लोग कहीं पर जाके कटौती करते हैं। यही मीडियम फैमिली की पहचान भी है। तो यहाँ भी उस आदमी ने देखा कि भाई रेट तो बढ़ गया, चलिए सही है, समय के साथ हर चीज़ बढ़ता है, लेकिन इनकम भी उसी रेशियो में हर बार नहीं बढ़ पाता। तो नतीजा होता है कि हमें कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ता है, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। सवाल है कितना कंप्रोमाइज़ करें? या तो जितना रेट बढ़ गया उतना सीधे हम डिक्रीज कर दें, लेकिन तब है कि घर चलाने वाले इस बात को समझ सकते हैं कि उतना कम करने के बाद उसका जो है मंथली पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा, जो चॉइस उसकी है वो पूरी तरह से फेल हो जाएगा। तो वो देखता है, दोनों के बीच का रास्ता निकालता है। रेट बढ़ा उतना भी हमें खर्च नहीं करना है, और दूसरा वो सोचता है कि खर्च जितना हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं, जितना भी हमारा काम चल सकता है, उतना तक हम बढ़ जाएं। तो ये वही चीज़ है जो कस्टमर जो है अपने आप को देखा कि इतना परसेंट हम बढ़ाते हैं, इतना परसेंट अगर हम खपत में कमी करते हैं तो हमारा काम 10% बढ़ के भी हो सकता है, यानी घर किसी तरह चलाई जा सकती है। ताज़े फलों में 76% पानी की मात्रा होती है और रेस्ट जो 24% बच गया वो उसका सूखा फल का मात्रा है। लेकिन जब मेवा सूख जाता है तो भी पानी, ऐसा नहीं कि सूखने का मतलब एग्जैक्टली पानी समाप्त हो जाए उससे, यहाँ भी 20% पानी मौजूद रहता है। अब सवाल है कि कोई आदमी ताज़ा खरीदता है 200 केजी और उसको सुखा देता है, तो सूखने के बाद उसके पास जो मेवा दिखेगा वो किस मात्रा में दिखेगा, यही आपका क्वेश्चन है। तो चलिए हम चलते हैं ताज़ा में। अगर हम 100 केजी ताज़ा फल लेते हैं तो उसमें ये है डायरेक्ट फल, इसमें पानी है 76 केजी और मेवा है 24 केजी। यही कॉन्सेप्ट है। ये टोटल को हमने लिया है, ये हमने लिया है पानी को और ये हमने लिया है फल को, मेवा को, ठीक है। लेकिन जब ये सूखता है, अगेन हम चले, सूख गया तो 100 ही मान लिया, फिर हम 100 में चलते हैं। इस बार पानी की मात्रा है 20%, यानी कि इस बार भी फल 80 रह गया। अब हम चले, हम ताज़ा फल खरीदते हैं, तो ताज़ा फल खरीदे तो मतलब कि ये हमने खरीदा है, इन बात है। ताज़ा फल हम 100 खरीदते हैं तो उसमें फल कितना है? 24 है ना। लेकिन इस 24 में 24 फल तो सही है बिना पानी का, लेकिन सूखने के बाद भी पानी तो है ही। तो इसका मतलब है कि 80% जो सूखने के बाद कंडीशन बनता है उसी का रिजल्ट बन रहा है 24 केजी के रूप में। यही कर रहा है 80 केजी फल में एक्चुअल जो है 24 केजी आपका मेवा होगा, ठीक है। अब आपसे कह रहा है 200 केजी जब आप खरीदेंगे तो कितना मेवा मिलेगा?
60 केजी आपको उसमें अभी भी मेवा दिखेगा, है ना। हालांकि और बात है कि ये 60 केजी जो दिख रहा है वो सूखा हुआ एक्चुअल मेवा नहीं है, इसमें भी 20% पानी की मात्रा बनी हुई रहेगी। ये आज का गलती है, कंप्यूटर की गलती है। इस क्वेश्चन में कोई व्यक्ति है जिसको इंक्रीमेंट मिला, एक प्रमोशन मिला, 50% का इंक्रीमेंट है उसका, है ना, यानी सैलरी जो भी थी उसे 50% उनका इंक्रीज करना था, लेकिन कंप्यूटर में गलती से 80% फेड हो गया। देना था 50% बढ़ा के और डाटा बच गया 80% बढ़ के। अब सवाल है, अगर किसी व्यक्ति को ऐसी गलती होती है तो बेचारा क्यों बताए कि ऐसी गलती हो गई। वो उसी तरह से उसने सैलरी उठाना स्टार्ट किया, 3 महीने तक उसने सैलरी उठा लिया, तब जाकर ऑफिस में इस बात का पता चला कि ऐसी गलती हो चुकी है। स्वाभाविक सी बात है, अगर गलती का पता चलेगा तो उसे सुधारने की प्रक्रिया भी होगी। तो ऑफिस में उसे सुधारने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई और उसे सुधार लिया गया। तो जितना भी गलती से एक्स्ट्रा पेमेंट उसको मिला था वो स्वाभाविक है काटा जाएगा। एक ही मंथ में उसे काट लिया गया और उसके सैलरी को सही बना दिया गया। तो सवाल है कि जो सही सैलरी उसकी बनी उसमें कितना % डिडक्ट करने पर प्रारंभिक जो एक्स्ट्रा आपका चल गया था इस 3 मंथ के दौरान वो मैनेज हो जाए। ये हमारा क्वेश्चन। तो मान लिया कि उसका ओरिजिनल सैलरी जो था 100 रुपये था, चॉइस क्या था 50% इंक्रीमेंट का, यानी कि 150 रुपया उसको मिलना था, लेकिन गलती से क्या हो गया तो 180 हो गया। तो उसको एक्स्ट्रा क्या मिला 30 रुपया, प्रत्येक मंथ में 30 रुपया एक्स्ट्रा मिला, यानी कि 3 मंथ में उसको 90 रुपया एक्स्ट्रा मिल गया। ये कह सकते हैं। अब चौथे मंथ में जाके उसकी सैलरी को सही कर दिया गया। इसका मतलब 150 जो उसके लिए इंक्रीमेंट की घोषणा थी, अब उसको 150 रुपया ही सैलरी बनेगा, लेकिन जो 90 रुपया उसको एक्स्ट्रा मिल गया है उसको तो भाई मैनेज करना है। तो सवाल है 150 में उसको 90 कम करना है, यही ना कॉन्सेप्ट है। 150 के अकॉर्डिंग 90 कम करना है, लेकिन आपसे कह रहा है परसेंटेज का डिफरेंस। तो परसेंटेज में क्या होगा 150 रुपया में उसे 90 रुपया कम करना है। परसेंटेज का मतलब 100 में कितना कम करना है ये आप बता दें। चलिए ये डाटा हो गया 90 × 100/150, 50 दिया, 50 दूनी 3 से काटे 30। इसका मतलब है कि उसके वेतन में अगर 60% की कटौती कर दी जाए तो ये जो आपको एक्स्ट्रा मिल चुका है वो रिकवरी हो जाएगी। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों से जिक्र किया था कि तीसरी वीडियो मैं एडवांस के रूप में बनाऊंगा। जब मैंने पूरे क्वेश्चन को देखा तो मुझे लगा कि अभी जो है मॉडरेट का क्वेश्चन भी कुछ बच रहा है, जो आप लोगों के साथ शेयर करना मेरे लिए कहीं ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए आज मैंने टफ क्वेश्चन को समावेश नहीं किया, अगेन मैंने मॉडरेट पर ही ये आपका वीडियो बनाया है। जितनी चीज़ें मैंने बताई है ये आपके परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को निश्चित रूप से बहुत ही बेहतर बना देगा। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से देखें, जितनी कॉन्सेप्ट की मैंने बात की उस कॉन्सेप्ट को देखें। अगर आपका कोई कंप्लेन हो बिल्कुल बताएं। अगर कहीं कुछ गलती दिखता है, कहीं कुछ और एक्स्ट्रा आपको समझने की ज़रूरत है, कुछ लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए, तो आप हमें कमेंट्स में अवश्य लिखें, उस क्वेश्चन को दे जो आप चाहते हैं हमसे। अदरवाइज अगली वीडियो में मैं आपके साथ टफ क्वेश्चन के साथ आऊँगा। तब तक के लिए अलविदा। आशा है यदि वीडियो पसंद आएगा तो आप स्वाभाविक तौर पे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो इसी विश्वास के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। टाटा बाय।